हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास में आपको बता दूं, वी आर ऑन द चैप्टर जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको याद होगा तो हमने डे वन में कुछ डिस्कशन शुरू किया था। जो हमारा डिस्कशन कुछ इस तरीके से गया था कि इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। एक मिनट, हाँ। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, जिसके अंदर में हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो डिवाइड कर देते हैं इन थ्री कैटेगरीज, दैट इज इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज समरी ऑफ कैश बुक ओनली। हाँ, कैश बुक में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको एक सिंगल ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई करके, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के दो तरीके बताए थे हमने, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिटेल्ड क्वेश्चंस हम इस पे कर चुके हैं। हाउ टू कैलकुलेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग, ये बाकी है जो आज हम शुरू करेंगे। ईजी है, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। उसके अंदर में हमने देखा था कि बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करें, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, कैपिटल और डेथ जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, राइट? कैपिटल और डेथ, दैट्स आवर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स से हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इन एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली इनफ्लो एंड आउटफ्लो लिखना है हमको, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर फॉर्मेट याद होगा तो मैंने आपको बताया था, इनडायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में है, जिसमें हमने क्या करना है, एक सिंपल ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट रहता है। ये इनर कॉलम आउटर कॉलम रहता है। ये डेबिट कॉलम होता है, डेबिट आइटम डेबिट प्लस होंगे, क्रेडिट आइटम क्रेडिट माइनस होंगे। ये सिंपल रूल से हम बना सकते हैं, जिसके अंदर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़े रूल उल्टे लगाए थे हमने। स्टार्टिंग पॉइंट इज नेट प्रॉफिट, एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, ऐड। इनकम लेस होनी, इनकम ऐड होनी चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस। सेम गोज फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड एवरीथिंग। ये सब हमने पढ़ा है ना अभी तक? ये सब डिस्कशन हमारा हो चुका है। एक बार हाँ या ना बोल दो, एक बार यस और नो बोल दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डिस्कशन एटलीस्ट वी आर डन विद। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कर चुके हैं डिस्कशन। अगर हाँ तो एक बार हाँ बोल दो, याद है ना ये सारी चीज़ें? चलो, थम्स अप आ गए हैं, यस सर आ गए मेरे को। अब नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये सारे डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एग्जाम में हो सकता है कुछ 6 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जिसके अंदर में क्या दिया रहेगा आपको, बकायदा पूरी बैलेंस शीट दी होंगी। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बोला था कि आप लोगों को एक फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट दिया रहता है। देखो, यहाँ बकायदा बैलेंस शीट दी हुई है, बट अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। आपको क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिए हुए थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, बट यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिए हुए। दिए क्या कहीं भी? इस क्वेश्चन में दिख रहा है क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या? खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या यहाँ हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? ये तो नोट्स टू अकाउंट्स है ना, जो उसके अधिक जानकारी के लिए जो नोट्स बने हुए, ये जो नोट्स के रेफरेंस होते हैं ना, कि भाई शेयर कैपिटल की इतना, तो शेयर कैपिटल के लिए नोट 1 देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस के इतना, उसके लिए जाके नोट 2 देखो, तो नोट्स दिए हुए। बट यहाँ पे हमारे को क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या? ना, आंसर इज नो। अच्छा, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। यदि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ भी होता, यदि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ भी होता, तो मेरा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से हम क्या करने वाले रहते? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से हम क्या किए रहते? जवाब दो। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से हम क्या कर सकते थे? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से आपको नहीं लगता क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से हम निकाल सकते हैं कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो? आपको नहीं लगता प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से वी कैन कैलकुलेट द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की मदद से हम कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल सकते थे? बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यदि दिया रहता तो क्या हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो निकाल सकते थे क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद करो, इनडायरेक्ट मेथड अलाउड है आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद करो, इनडायरेक्ट मेथड अलाउड है। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश? ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश? जवाब दो। हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए? इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर इनडायरेक्ट मेथड निकालना है तो हमको ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए या नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चाहिए? जवाब दो। कमान हरी अप। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर हमको इनफ्लो आउटफ्लो निकालना है तो हमको नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चाहिए ना?
हमको नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चाहिए, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। क्या हमको नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश चाहिए? तो आपको नहीं लगता यार नीचे की जो चार्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है जहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इंफॉर्मेशन दी हुई है हमको, यहाँ दिया हुआ है ना, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग वॉज परचेज, चलो ये छोड़ दो, बट डिप्रिसिएशन 15 एंड 3000, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, क्या आपको नहीं लगता ये नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है? अगर उसने नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इंफॉर्मेशन हमको अगर दे रखा है, अगर उसने नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है, तो क्या हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की जरूरत है कि इसकी मदद से ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना सकते हैं? अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी रहता तो हम मार्क कर करके यही ढूंढते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिया रहता तो क्या हमने मार्क कर करके यही ढूंढा रहता क्या, हाँ या ना? दो उसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो क्या इसकी मदद से मैं मेरी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटी ले सकता हूँ ना? हार्डली गिन के क्या है, डिप्रिसिएशन है, एक डिप्रिसिएशन आ जाएगा, एक लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट आ जाएगा, तो क्या मेरे को मेरे नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटीज़ क्या इसकी मदद से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? मिल पा रही है। तो क्या मेरे को अगर पी&एल स्टेटमेंट नहीं भी दिया रहा तो काम चल जाएगा? मेरे को यदि पी&एल स्टेटमेंट नहीं भी दिया रहा तो क्या काम चल जाएगा? क्या बोलो हाँ या ना? क्या मेरा पी&एल स्टेटमेंट नहीं दिया रहा तो क्या इससे काम चला सकता हूं मैं? ये समझा क्या कि भाई फाइनल अकाउंट में पूरा नहीं दिया, सिर्फ बैलेंस शीट दी है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ इतना नहीं चलता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमारे को करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज भी चाहिए। आपको नहीं लगता करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज यहां से मिल जाएंगे? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, आपको नहीं लगता करंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट्स ये इंफॉर्मेशन हम यहां से उठा सकते हैं, हाँ या ना? यस और नो? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो फ्लो पता चल सकता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो फ्लो पता चल सकता है जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो फ्लो पता चल सकता है, इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह लिखी है, हमको हमारे स्मार्टली दिमाग से उसको यूज करते आनी चाहिए। यहाँ तक समझा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकल सकती है? एक रफ आइडिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकल सकती है ये समझा है? थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा नेट प्रॉफिट, फिर रहेगा नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, वो जो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यहाँ से आ गया, दैट्स इट। बट स्टिल डोंट यू थिंक हमारे को अभी भी नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया हुआ है? जो स्टार्टिंग पॉइंट लगेगा ना नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कहीं दिया है क्या? बताओ, जो साल भर का आपने प्रॉफिट कमाया वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है ना? जो साल भर का प्रॉफिट कमाया वो कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना हुआ है, जरा देखो तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट क्या बोलता है? आपको नहीं लगता रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग था आपका 2 लाख, ध्यान से देखना, ईयर्स पे कंसंट्रेट करना, 2016 इधर है और 2017 इधर है। आपको नहीं लगता आपका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, और आपका क्लोजिंग बैलेंस है 3.5 लाख, आपका ओपनिंग है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3.5 लाख, तो आपको नहीं लगता आपने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया? पिछले साल 2 लाख का ही पी&एल में बैलेंस था, पिछले साल सरप्लस, दैट इज बैलेंस शीट प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है पिछले साल तक के 2 लाख था, इस साल 3.5 लाख हो गया, तो क्या बैलेंस ये खड़े खड़े बढ़ा होगा कि कुछ हुआ होगा? क्या लगता है आपको? ये बैलेंस खड़े खड़े बढ़ा होगा कि हमने हमने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया? क्या लगता है? ये बैलेंस खड़े खड़े बढ़ा है कि 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। डोंट यू थिंक वी हैव a profit of 1,50,000? We have earned a profit of 1,50,000, बोलो हाँ या ना? We have earned a profit of 1,50,000, बोलो yes or no? A simple yes or no will do. पक्का श्योर? हमने 1,50,000 का जो प्रॉफिट कमाया, ये क्या कमाया, ये समझ में आया क्या आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमने 1,50,000 का प्रॉफिट कमाया, ये क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये समझा क्या? तो दैट 1,50,000 विल बिकम अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। अच्छा, ये जो 1.5 लाख का जो प्रॉफिट यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहा है, बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा है। बैलेंस शीट में क्यों दिख रहा है बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिख रहा है ना। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में जो 1.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो 1.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, ये 1.5 लाख का प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स? ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? गाइज हेल्प मी विद दैट। ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? क्या लगता है, ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? 1.5 लाख का प्रॉफिट इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? यस, हेल्प मी विद दैट।
दैट्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट जाता है, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस से जाता है, दैट इज आफ्टर, सब कट जाने के बाद का प्रॉफिट है। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बट हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर टैक्स चाहिए। तो इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट करना बाकी है, इसमें टैक्स का एडजस्टमेंट करना बाकी, क्या कैसे ये सब बताऊंगा, क्या कैसे ये सब बताऊंगा। बट आई होप यहाँ तक समझ में आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकल सकती है ये समझ में आया। प्रॉफिट हमको यहाँ से मिल जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस से प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश की इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। करंट लाइबिलिटीज यहाँ है, करंट एसेट्स यहाँ है, तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल यहाँ से मिल जाएंगे। टैक्स की प्रोविजन ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, जब इसका नोट देखोगे तो वहाँ टैक्स की प्रोविजन मिल जाएंगी। मैं फिलहाल अभी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। बट एक सवाल का जवाब देना, एक सिंपल सवाल का जवाब देना, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये वाली एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है? शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये कौन सी एक्टिविटी है? ये कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। डोंट यू थिंक इसमें कोई चेंजेस हुए तो इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? बचपन से पढ़ा रहा हूं मैं। और इसमें अगर कोई चेंजेस हुए, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में अगर कोई चेंजेस हुए, तो ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होंगी? डोंट यू थिंक दैट्स इन्वेस्टिंग? ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी? इन्वेस्टिंग। शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज में चेंजेस हुए तो वो एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस हुए तो वो एक्टिविटी क्या है हमारी? इन्वेस्टिंग। उसके अलावा वो लाल कलर से जो मार्क है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये समझा क्या यहाँ तक? ये समझा क्या यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो। तो आपको क्या करना है, उससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो निकालना है, इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो आउटफ्लो निकालना है। ऑपरेटिंग का कैसे निकालना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैसे निकालना है वो बता चुका हूँ कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट लॉक करेंगे, फिर उसके बाद में हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वो नॉन करंट की इन्फॉर्मेशन को मार्क करेंगे और उसके हिसाब से करेंगे। देखो एक तरीका हो सकता है जीवन में कि जो जो पहले आता है वो कर लो, और एक तरीका हो सकता है पूरा क्वेश्चन लाइन से स्टेप वाइज सॉल्व करो। क्या करना है, पहले ऑपरेटिंग निकाले, फिर इन्वेस्टिंग निकाले, फिर फाइनेंसिंग निकाले, कि लाइन से सॉल्व करे? पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालू कि लाइन से सॉल्व करूं? क्या लाइन से सॉल्व करना आसान जाएगा? लाइन से सॉल्व करना आसान जाएगा। जो पर्टिकुलर स्टेप्स है निकालना वही है, ऑपरेटिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग, फाइनेंसिंग का अलग, बट लाइन से। ऐसा नहीं कि पहले ऑपरेटिंग फिर इन्वेस्टिंग फिर फाइनेंसिंग। क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा कि पहले ऑपरेटिंग के लिए सॉल्व कर लो, फिर इन्वेस्टिंग के लिए, फिर फाइनेंसिंग के लिए। ऐसा मत करो। सॉल्व द क्वेश्चन एट वंस, सॉल्व द क्वेश्चन एट वंस। वो कैसे? उसके लिए प्लीज पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना। आपको लगेगा सर ये तो आप लंबा मेथड फॉलो कर रहे हो, हमको स्कूल में तो छोटा मेथड पढ़ाया गया था, आप लंबा मेथड पढ़ाते हो, स्कूल वाले छोटा मेथड पढ़ाते हैं, आप वही याद हो। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना भाई। पहले हम कंसेप्ट तो बिल्ड कर ले, पहले इमारत तो सही खड़ी करने के लिए फाउंडेशन तो बना ले, फिर शॉर्टकट लगाएंगे ना, लगाएंगे ना, शॉर्ट लिफ्ट ही डाल देंगे, फिर क्या है शॉर्टकट लगाना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना। पहले ऑपरेटिंग निकालते मत बैठना, पहले ऑपरेटिंग निकालने की होड़ मत लगा देना कि पहले ऑपरेटिंग निकाल दो क्योंकि हमको वो आता है, फिर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का देखेंगे। ऐसी गड़बड़ मत करो, साथ में सारी चीज़ें हम साथ में निकाल लेंगे। सिंपली जस्ट डू वन थिंग, सिंपली जस्ट डू वन थिंग। पहले तो हेडिंग दे दो, इन द बुक ऑफ पाइनियर लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। इट इज़ नॉट एज ऑन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर एंडिंग। लॉजिक सिंपल है, ये एक साल भर का स्टेटमेंट है ना। इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक तारीख का रहेगा कि साल भर का इनफ्लो आउटफ्लो रहेगा फॉर द ईयर एंडिंग, ये पूरे पर्टिकुलर ईयर का है। जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग, अदर देन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज सबके अकाउंट ओपन कर दो। अदर देन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज सबके अकाउंट ओपन कर दो। मैं शॉर्टकट बताऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा। एनपीओ में भी मैंने शुरुआत में आपसे सारे अकाउंट ओपन करवाए थे, बाद में शॉर्टकट बताए थे ना। इनिशियली विश्वास रखो, पहले सारे अकाउंट ओपन, मैं बताऊंगा ना शॉर्टकट, मैंने मना किया है क्या शॉर्टकट के लिए? अगले क्वेश्चन से ही बता दूंगा। एनपीओ में अभी हमारा थोड़ा कमांड अच्छा है तो शॉर्टकट जल्दी भी समझ में आएगा। बट अभी शुरुआत का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बैलेंस शीट के साथ वाला, तो सारे अकाउंट ओपन करेंगे हम। सारे अकाउंट ओपन करेंगे मतलब कैसा? 31/3/2016 और 31/3/2017 ये ओपनिंग बैलेंसेज है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। बच्चा गड़बड़ करता, देखो 17 क्लोजिंग है और 16 ओपनिंग है। कई बार एग्जाम में डेट्स पे ध्यान देना, ये कॉलम शिफ्ट भी हो सकता है। ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा, तो ओपनिंग वाले लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, क्लोजिंग राइट में आ जाएंगे। तो डेट्स पे ध्यान देना, कंफ्यूजन होता है तो मेरे जैसा लिख के रख देना ओपनिंग और क्लोजिंग। मेरे जैसा लिख के रख देना कौन सा बैलेंस ओपनिंग है और कौन सा बैलेंस क्लोजिंग है, तो गड़बड़ नहीं करोगे। नहीं तो क्या होता है, बच्चे ये वाले बैलेंसेस ओपनिंग में लिख के आ जाते, ये वाले बैलेंसेस क्लोजिंग में लिख के आ जाते, आंसर भलता ही कुछ निकाल के ला लेते। ऐसा मत करना। समझा क्या बोला मैंने? समझा क्या बोला मैंने? बोलो हाँ या ना।
अब मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहला, लाइन से शुरू करो, भेदभाव नहीं करना, लाइन से शुरू करो। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का नोट दिया हुआ है, नोट दिया है तो उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नीचे एक नोट में होंगी, तो नीचे आ जाना नोट 1 पे। आपको नहीं लगता शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग 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 कितना है, कोई बताएगा क्या? व्हाट्स द ओपनिंग बैलेंस? 7 लाख ओपनिंग है कि 5 लाख ओपनिंग है? ओपनिंग बैलेंस क्या है? 7 लाख और 5 लाख। कमान शूट, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख और 5 लाख। हरी अप, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख और 5 लाख। डोंट यू थिंक ओपनिंग बैलेंस इज 5 लाख? ओपनिंग, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस इज 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 7 लाख। अगर मैं शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, हेल्प मी विद दैट अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। इक्विटी शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? जल्दी चैट में लिखो। ओपनिंग अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, शेयर कैपिटल को कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? फटाफट, क्रेडिट बैलेंस। एंड अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ओपनिंग क्रेडिट 5 लाख क्रेडिट साइड में ओपन हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख, तो क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड 7 लाख क्लोज होगा डेबिट साइड में, ओपन ऑन क्रेडिट 5 लाख, क्लोजेज ऑन डेबिट 7 लाख। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल, आई एम जस्ट ओपनिंग द अकाउंट्स, आई एम जस्ट ओपन, सिंपल। आंख में पट्टी बांधो, सारे अकाउंट ओपन करते चलो। आंख में पट्टी मत बांधना, नहीं, लिटरली लिटरल टर्म्स में मत ले लेना। शेयर कैपिटल के बाद में अगला आइटम क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको नहीं लगता रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी नोट बनाया गया है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट पे आ जाओ। मैं तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नथिंग बट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मिल सकता है ना यहाँ से, जो मैं अभी समझा चुका हूँ। रिजर्व्स एंड सरप्लस से 2 लाख से 3.5 हो गया, मतलब क्या? 2 लाख से बैलेंस 3.5 लाख हुआ, इसका मतलब क्या? आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है ना। 2 लाख से बैलेंस 3.5 लाख हो गया, हाँ या ना में जवाब दो। 2 लाख से बैलेंस अगर 3.5 लाख हो गया, इसका मतलब आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है क्या? सिंपल यस और नो विल डू। क्या हमने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है? बोलो हाँ या ना। क्या हमने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है? बोलो हाँ या ना। यदि हमने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो डोंट यू थिंक जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होने का ना, क्या होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3.5 माइनस 2 लाख करोगे तो 1.5 लाख, 3.5 माइनस 2 लाख करोगे तो 1.5 लाख। हर इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाएंगी। तो ये 3.5 लाख माइनस 2 लाख से 1.5 लाख का जो आपने नेट प्रॉफिट निकाला, दैट इज नॉट आफ्टर टैक्स, दैट इज नॉट बिफोर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट में गया है। बैलेंस शीट में टैक्स वैक्स कटने के बाद का बैलेंस गया होगा ना, बैलेंस शीट में टैक्स वैक्स कटने के बाद का बैलेंस गया होगा। तो ये समझ में आया क्या कि दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर आपको याद होगा तो हमको ये बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के लिए अपने को क्या लगता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कुछ एडजस्टमेंट करके हम बिफोर टैक्स के फिगर पे आएंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स करके हम बिफोर टैक्स के फिगर पे आएंगे। याद है क्या? मेजरली 2 एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, एक टैक्स की और एक डिविडेंड की। टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, ऐसे कुछ आइटम्स हमने पढ़े थे ना ऑपरेटिंग में, जो एडजस्ट करके हम काय पे आते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। जो हम ये एडजस्ट करके काय पे आते हैं? हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बोलो हाँ या ना। तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, अभी लिख के छोड़ दो, लिख के छोड़ दो। यहाँ तक हो गया। हम लाइन से सॉल्व कर रहे हैं, सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने नहीं बैठना, लाइन से एक 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 करके। एक बार हमारा शेयर होल्डर्स फंड खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगेन अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आइटम क्या? बैंक लोन। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। ये हो गया 1 लाख क्रेडिट में ओपन हो गया और 50,000 डेबिट में क्लोज हो गया। अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। जमता क्या? जमता क्या? सिंपल यस और नो। बढ़ो आगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, करंट लाइबिलिटीज के हम अकाउंट ओपन करेंगे कि चार्ट बनाएंगे? करंट लाइबिलिटी का हम अकाउंट ओपन करेंगे कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बनेगा? जवाब दो। करंट लाइबिलिटी का अकाउंट ओपन होगा कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बनेगा? हेल्प करो मेरी। डोंट यू थिंक चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बनेगा? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बनेगा, यस और नो? हाँ या ना? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला आइटम क्या है? ट्रेड पेएबल, ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 45,000। तो नीचे में एक चार्ट बना लेना कहीं पे भी जहां भी जगह हो आपके पास में। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, याद है क्या? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 45,000। लिख दो, आगे बढ़ो।
आउटस्टैंडिंग रेंट, इनके अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंट ओपन करोगे तो डायरेक्ट मेथड हो जाएंगी, याद आया क्या? अकाउंट ओपन करके मेहनत करोगे तो वो डायरेक्ट मेथड हो जाएंगी, या डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड लगाना है। कितना हो जाएगा? 5,000 और 7,000, 5,000 और 7,000, खत्म। अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, अकाउंट डायरेक्ट हो जाएंगे ना, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड है वो। अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आपको नहीं लगता शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए अकाउंट बनाया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए नोट बनाया, नीचे नोट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो बेटा ये जो दो आइटम है, मैं ध्यान से सुनना, ये जो दो आइटम है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रपोज डिविडेंड और टैक्स, डिविडेंड और टैक्स, इनके हमेशा अकाउंट ओपन होंगे। डिविडेंड और टैक्स के हमेशा क्या ओपन करेंगे हम? अकाउंट। कुछ भी हो जाए, आगे भी जब हम शॉर्टकट लगाएंगे तो इनके अकाउंट तो ओपन करेंगे। प्रपोज डिविडेंड और टैक्स, ये क्यों मैं बाद में बताऊंगा। इसको आप बोलोगे सर ये तो प्रोविजन है, करंट लाइबिलिटीज है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल चार्ट में जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसके अकाउंट ओपन होंगे। क्यों? मैं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, बट फिर भी मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे, अभी के लिए हम क्या ओपन करेंगे? अकाउंट। तो प्रपोज डिविडेंड अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट ओपन होंगे, ठीक है। क्यों? मैं समझाऊंगा तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। अभी के लिए अकाउंट ओपन कर लो, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ भी हो जाए इन दोनों के तो अकाउंट ओपन करना है। प्रपोज डिविडेंड के अंदर में, प्रपोज डिविडेंड में ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 70, ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 70, 30 और 50, ओपनिंग है 30, ओपनिंग है 30, क्लोजिंग है 50। क्लियर है यहाँ तक? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड से अकाउंट ओपन हो गया, क्लोज हो गया, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो अगर इजाजत है तो, आगे बढ़ो यहाँ से अगर इजाजत है तो। क्या किया है अभी हमने? लाइबिलिटी साइड में क्या किया है, मेरी मदद करो। लाइबिलिटी साइड में हमने अदर देन करंट लाइबिलिटीज अकाउंट ओपन कर दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस को हमने प्रॉफिट के लिए ले लिया, करंट लाइबिलिटीज में सारा फ्लो में डाल दिया, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर में प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट ओपन कर लिए। जमेगा यहाँ तक करंट, यहाँ तक लाइबिलिटी साइड जमेगा, हाँ या ना बोलो। यहाँ तक लाइबिलिटी साइड जमेगा, बोलो यस और नो। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। अगला, यहां तक अगर सभी को मैटर क्लियर है तो अगला एसेट साइड में फिक्स एसेट्स। अगेन फिक्स एसेट्स में पहला है टैंजिबल, टैंजिबल का नोट है नीचे। टैंजिबल में क्या क्या दिया हुआ है? इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। तो इक्विपमेंट का अकाउंट अलग ओपन करो, फर्नीचर का अकाउंट अलग ओपन करो। तो ये दो अकाउंट ओपन कर दो, ये हो गया इक्विपमेंट। अच्छा, ये एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है ना, एसेट डेबिट बैलेंस ओपन कहाँ करूँ? डेबिट में और क्रेडिट में। ओपन कहाँ करूँ? एसेट अकाउंट कहाँ ओपन करूँ? डेबिट में और क्रेडिट में। विल ओपन ऑन सेम साइड ना, विल ओपन ऑन सेम साइड। तो आपको नहीं लगता इक्विपमेंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2,30,000, ओपन हो जाएगा 2 लाख डेबिट में, क्लोज हो जाएगा 2,30,000 क्रेडिट में। जमेगा यहाँ तक? जमेगा यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। अगला फर्नीचर, अगला क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस है 3 लाख और 2,70,000। 3 लाख ओपन हो जाएगा डेबिट में, 2,70,000 क्लोज हो जाएगा क्रेडिट में, 2,70,000 क्लोज हो जाएगा क्रेडिट में। क्लियर है क्या? 3 लाख एंड 2,70,000, बोलो हाँ या ना। 3 लाख और 2,70,000 क्लियर है? बोलो यस और नो। बढ़ू आगे। अगला क्या है? 3 लाख और 2,70,000। ये फर्नीचर के बाद में व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग? व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग? इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स है 1 लाख और 95, वो देखा जाए नीचे आके देखोगे तो पता चलेगा, दैट्स पेटेंट ओनली। नोट बनाया ना उसका, तो पेटेंट का भी अकाउंट ओपन कर लो। पेटेंट का अकाउंट ओपन हो गया, ओहो गलत साइड ओपन कर दिए, इट विल बी ओपन ऑन डेबिट साइड। ये डेबिट में ओपन हो जाएगा 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 95,000। क्लियर है क्या? 1,95,000 पेटेंट। पेटेंट के बाद अगला आइटम क्या है? पेटेंट के बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कोई भी नोट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस 0, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। चलेगा? हमने सारे फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट ओपन कर दिए, सारे फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट ओपन कर दिए। चलेगा यहाँ तक? अब मेरे को तो करंट एसेट्स के अकाउंट ओपन होंगे या विल बी पोस्टेड ऑन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल?
करंट एसेट शैल आई ओपन द अकाउंट और या चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करूं? अकाउंट बनाओ या चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल? ऑफ कोर्स दैट विल गो टू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में शुरू करो। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये डाल दो एक एक करके। इन्वेंट्रीज कितना हो जाएगा? इन्वेंट्रीज ओपनिंग बैलेंस है 50,000। ध्यान से देखना, ओपनिंग 50 है और क्लोजिंग 1,30,000 है। 50 और 1,30,000, भावनाओं में 1,30 और 50 मत लिख देना। ट्रेड रिसीवेबल 80 और 1,20, 80 और 1,20। मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी पेंडिंग में रख रखा है, बाद में बताऊंगा क्यों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाएगा। अभी के लिए ये लेके चलो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाएगा। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो, मेरे लिए रिपीट कर दो प्लीज। कैन यू हेल्प मी विद दैट? मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या किया है स्टेप्स में अगर मैं डालूं तो हमने क्या क्या किया है, हमने क्या क्या किया है। हमने करंट लाइबिलिटी, हमने लाइबिलिटीज से शुरू की। हमने लाइबिलिटीज के अंदर में सारे लाइबिलिटीज को पोस्ट कर दिए एक्सेप्ट करंट लाइबिलिटीज, जिसका हमने चार्ट बनाया। सारे अकाउंट ओपन किए रिजर्व्स एंड सरप्लस की मदद से। रिजर्व्स एंड सरप्लस की मदद से स्टार्टिंग पॉइंट भी मिल गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है ना 2 लाख और 3.5 लाख का डिफरेंस, 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। उसके बाद में सारा आइटम्स है। करंट लाइबिलिटीज के अंदर में अगर हम बात करें, करंट लाइबिलिटीज के अंदर में ट्रेड पेएबल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 50, क्लोजिंग बैलेंस है 45, ओपनिंग बैलेंस 50। वो उस हिसाब से अकाउंट ओपन ना करते हुए, करंट लाइबिलिटीज के ओपन ना करते हुए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में डाल दिया। अकाउंट करंट लाइबिलिटीज के अकाउंट नहीं ओपन किए। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो 2 प्रोविजंस थी, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके अकाउंट ओपन किए। सर क्यों? मैं बताऊंगा। नॉन करंट एसेट्स में सारे अकाउंट ओपन कर दिए हमने, फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल के भी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल में, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, ये चारों अकाउंट ओपन हो गए। ये देख लो यहाँ अकाउंट ओपन हो गए सारे, इक्विपमेंट, फर्नीचर, पेटेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स। देन उसके बाद हमने करंट एसेट्स का फिगर जो है वो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ले लिया। इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ले लिया, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेंडिंग है, क्या हो बताऊंगा। क्या क्या छोड़ा हमने वो समझा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा बाकी सब का इफेक्ट कहीं ना कहीं गया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट छोड़ के बाकी सब का इफेक्ट कहीं ना कहीं गया है। यहाँ तक समझा है? यहाँ तक समझा है कैसा पोस्टिंग की है, क्यों की है, ये अभी बहुत हद तक के नहीं समझाऊंगा, बट कैसा किए ये समझ गया। कैसा किए, ये क्यों बनाया ये तो समझ में आ गया होगा। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से आपको नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के वक्त एडजस्ट करने के लिए आसान हो जाएगा, ये तो उसके लिए किया हुआ। यहाँ तक ये तो इतना समझाऊंगा। सर इतने सारे अकाउंट क्यों बनाए वो समझा दूंगा, वो समझा दूंगा। पेशेंस पेशेंस, ठीक है। अब once you are done with this just come to the last part, adjustment part। एडजस्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जो मैं आपको शुरुआत में हेल्प कर चुका था ये बताने में कि ये इन्फॉर्मेशन की मदद से हम नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटीज ढूंढ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन की मदद से हम नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं। इसको अभी के लिए बाजू में रखो, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वाज परचेज, इसको 2 मिनट बाजू में रखो। ये वाले 2 आइटम नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है ना, ये वाले 2 आइटम नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश है, बोलो हाँ या ना, यस और नो विल डू, यस और नो, पक्का। डिप्रिसिएशन की कोई एंट्री बताएगा मुझे, डिप्रिसिएशन की। कैन एनी गाय और गर्ल कैन हेल्प मी विद दैट एंट्री ऑफ डिप्रिसिएशन? माइक चालू करके बोलो, चैट में लिखो, जैसा बोलना है बोलो। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट की एंट्री क्या है? नहीं बोलोगे मैं रुक जाऊंगा, नहीं बोलोगे ना मैं रुक जाऊंगा, मैं इंतजार करूंगा, बट जवाब मांगूंगा मैं, जवाब मांगेगा मैं। हाँ आ गया जवाब, क्या आया? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो मैं ऐसा लिख दूं, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट टू फर्नीचर। इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 15,000। फर्नीचर कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 3,000। बोलो हाँ या ना। टोटल मिला के डेबिट हो जाएगा 18,000। पक्का? श्योर? क्लियर है क्या यहां तक? मैं बताऊं ये इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी हुई है। एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट्स ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं, जवाब दो। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट जाते हैं? डबल इफेक्ट। मेरे को बताओ, इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया 15,000 से, फर्नीचर क्रेडिट हो गया 15,000 से। इक्विपमेंट और फर्नीचर के तो भी अकाउंट बने हुए हैं ना? क्या हमने इक्विपमेंट और फर्नीचर का अकाउंट बनाया या नहीं बनाया? बनाया। तो दे दो इसके इफेक्ट, दे दो। इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से डिप्रिसिएशन या P&L के नाम से।
फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा 3000 से डिप्रिसिएशन या P&L के नाम से जो भी लिखना है। आप चाहो तो इसकी जगह डिप्रिसिएशन भी लिख सकते थे, डिप्रिसिएशन भी लिख सकते थे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। बट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। बट क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है क्या? बट क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है क्या? कहीं भी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है क्या? हमने क्या कहीं भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है क्या? बट आपको अगर याद होगा तो डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्टिविटी ना। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्टिविटी। ओ जी याद है क्या? नॉन कैश एक्टिविटी को अगर हम नेट प्रॉफिट में से हटाए, नॉन कैश एक्टिविटी को अगर हम नेट प्रॉफिट से हटाए तो क्या करना पड़ता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, उसको हटाना है, उसको हटाना है तो क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट में से एक्सपेंस हटाना है, क्या करना पड़ता है? ऐड या लेस? प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस हटाना है तो क्या करना पड़ता है? ऐड या लेस? ऐड ना। आपको याद है कि हम नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते थे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करते थे। डिप्रिसिएशन यहाँ ऐड हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इक्विपमेंट 15, फर्नीचर 3। और आपको नहीं लगता टेक्निकली ये यहाँ पे डेबिट हुआ है? टेक्निकली वो यहाँ पे डेबिट हुए क्योंकि मैंने आपको डे 1 से बता रखा है कि ये कॉलम डेबिट कॉलम है, ये कॉलम डेबिट कॉलम है। डेबिट में डेबिट ऐड होते हैं, डेबिट में डेबिट क्या होते हैं? ऐड होते हैं। टेक्निकली वो डेबिट हुए। ऐड क्यों? उसका लॉजिक हम बचपन से पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए, उल्टा जा रहे हैं तो ऐड होने चाहिए। और देखा जाए तो ऐड करने की वजह से इट इज टेक्निकली डेबिटेड इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज डेबिट। तो हो गई ना, एंट्री भी हो गई। एंट्री क्या हुई? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। हुई कि नहीं हुई? एंट्री पूरी हुई कि नहीं हुई? एंट्री हुई कि नहीं हुई पूरी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्या एंट्री कंप्लीट हुई या नहीं हुई? क्या एंट्री कंप्लीट हुई या नहीं हुई? और नॉन ऑपरेटिंग में इनडायरेक्ट में हम नॉन कैश एक्टिविटी ही लेते हैं ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, तो क्या एंट्री पूरी हुई? हाँ हुई। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंट्री पूरी हुई। जमता क्या? मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज लाइक जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो P&L में डेबिट होना है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेबिट हो जाएगा, है ना। डिप्रिसिएशन P&L में डेबिट होता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेबिट हो गया। जो P&L में क्रेडिट होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्रेडिट होगा, लेस होगा। इसलिए इनकम क्रेडिट होती, लेस होती है। इनकम लेस होती है, याद है क्या? इनकम लेस होती है उसमें से। आते आते और आते ना, और आते आगे एक और देखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसको जरा सा पेंडिंग में रखना, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट के पहले हमको ये करना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट के पहले ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज। मैं कहता 80,000 का इक्विपमेंट खरीद लिया, एंट्री क्या होती है? 80,000 का इक्विपमेंट खरीद लिया, एंट्री क्या होती है? जवाब दो। 80,000 का इक्विपमेंट खरीद लिया तो एंट्री क्या होंगी? हेल्प मी विद दैट। एंट्री, शूट विथ योर एंट्रीज। 80,000 का इक्विपमेंट खरीद लिया, एंट्री बोलो। 80,000 का इक्विपमेंट खरीद लिया, एंट्री बोलो। प्लस माइनस नहीं होना, अपने को एंट्री होना। यस। कैश अकाउंट डेबिट टू नहीं सर इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। एंट्री क्या होंगी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000, इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में और कैश अकाउंट के क्रेडिट में। क्या मैंने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है क्या? क्या हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया क्या? प्लीज आंसर मी, प्लीज आंसर मी। क्या हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया क्या? यस और नो? यस ना। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट मतलब ये यहाँ डेबिट हो जाएगा ना 80,000 से। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट मतलब यहाँ डेबिट हो जाएगा 80,000 से। दैट वाज गिवन, दैट वाज गिवन। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्रेडिट है। क्या हमने कैश अकाउंट बनाया है क्या? क्या यहाँ हमने कैश अकाउंट बनाया है क्या? अ सिंपल यस और नो क्वेश्चन। क्या यहाँ कहीं भी कैश अकाउंट है क्या? क्या यहाँ कहीं भी कैश अकाउंट है क्या? नो। एक जवाब मेरे को मिला है नो। सर हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया। आपको नहीं लगता कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट?
Cash flow statement is not cash account, but don't you think it is as good as cash account? It is as good as cash account. बोलो हाँ या ना? कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है. आई अग्री, आई टोटली अग्री. बट डे वन याद करो, मैंने आपको डे वन पे ही समझा दिया था. हाँ, मुझे भी पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट नहीं है. बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन आएंगी, इट इज एज गुड एज जो इन्फॉर्मेशन कैश बुक में है, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में. जो इन्फॉर्मेशन कैश बुक में डिटेल एक एक आइटम बार बार लिखा होता है, या एक ही आइटम एक बार लिखा होता है. तो आपको नहीं लगता कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट? तो हमको यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है. ये वाले एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो क्या मैं वापस पूछ रहा हूँ, क्या हमारे पास कैश अकाउंट है या नहीं है? क्या हमारे पास कैश अकाउंट है या नहीं है? जवाब दो. क्या हमारे पास कैश अकाउंट है या नहीं है? जो लोग नहीं नहीं बोल रहे थे, क्या हमारे पास कैश अकाउंट है या नहीं है? क्या लगता है, क्या हमारे पास कैश अकाउंट है या नहीं है? है. आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना. कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है. कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है. ध्यान से सुनना, कैश अकाउंट में क्रेडिट करना है. परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? परचेज ऑफ इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? ध्यान से सोच समझ के जवाब देना. परचेज ऑफ इक्विपमेंट कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इक्विपमेंट खरीदा है तो ये कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई करूँ? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? डोंट यू थिंक दैट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? फिक्स एसेट, फिक्स एसेट से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. तो इट विल बी क्रेडिटेड इन, इट विल बी क्रेडिटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. क्रेडिटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब लेस. डेबिट कॉलम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेबिट कॉलम है. डेबिट में क्रेडिट करना है ना, ये डेबिट कॉलम है ना. डेबिट में क्रेडिट करना है, दोनों ही कॉलम डेबिट है. हाँ, एक इनर कॉलम है, एक आउटर कॉलम है. डेबिट क्रेडिट अलग अलग नहीं है. डेबिट में क्रेडिट करना है तो लेस होगा ना. एक ही सिंगल ही कॉलम है, इनर और आउटर कॉलम है, वो दोनों कॉलम डेबिट ही है. डेबिट में क्रेडिट करना है तो क्या होगा? जवाब दो. डेबिट में क्रेडिट करना है तो क्या होगा? जवाब दो. लेस होगा ना. टेक्निकली अपने आप आउटफ्लो माइनस हो गया. क्रेडिट बोलो या माइनस बोलो, ज्यादा सही क्या लगता, ज्यादा लॉजिकल क्या लगता? क्रेडिट बोलना ज्यादा लॉजिकल है ना. माइनस कर रहे हैं सर परचेज ऑफ इक्विपमेंट माइनस होगा, ये रटना हो गया. आप समझो, इट इज क्रेडिटेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट इज क्रेडिटेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेस हुआ. डेबिट में क्रेडिट किया इसलिए लेस किया. डेबिट में क्रेडिट किया इसलिए लेस किया. लॉजिक समझो. कभी भी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट आया तो जर्नल एंट्री के माध्यम से पास कर पाओगे, बट वहीं रटने जाओगे तो मरोगे. समझाए तो थम्स अप दो. मैंने एंट्री पास किया, मैं पहली बता रहा हूँ, मैंने एंट्री पास किया. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. इक्विपमेंट का अकाउंट था मेरे पास, इक्विपमेंट का अकाउंट था मेरे पास, तो इक्विपमेंट अकाउंट में डेबिट किया है. और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया है. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. शिवम समझा क्या? शिवम सचिन समझा क्या? उनके अलावा बाकी सबके थम्स अप आ गए मुझे. शिवम सचिन कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़ू आगे, आगे बढ़ते आगे बढ़ते. अगला एक लाइन में यहाँ कुछ तो भी लिखा हुआ है. लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹5,000. इसको 2 मिनट रखो, दिमाग में रखो अभी, ठीक है. लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट इज 5,000. अब जरा इक्विपमेंट अकाउंट पे आ जाओ. मैं चाहूंगा कि सभी लोगों का ध्यान इक्विपमेंट अकाउंट में है. 2 मिनट, ठीक है. आपने बर्गर खाया क्या बचपन में? बर्गर, हैव यू गाइस एवर हैव बर्गर इन योर लाइफ? खाया क्या सभी लोगों ने? बर्गर तो खाया ही होगा, है ना. बर्गर देखा है क्या आपने ध्यान से? बर्गर, बर्गर कैसा होता है? ऐसा होता है ना, एक ऊपर में पाव रहता, बीच में ऐसा कुछ टिक्की रहती, और फिर ऐसा नीचे में पाव रहता. बराबर है क्या? यहाँ पे टिक्की रहती है, ऐसे तीन तीन पार्ट में रहता है ना बर्गर, है ना. खाया ना. उसी तरह जो अपना अकाउंट है ना, अकाउंट, अकाउंट भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है. कोई भी अकाउंट अगर हम डिवाइड करना चाहे तो दैट कैन बी डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट कौन से? पहला होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग, और बीच में जैसा बर्गर में टिक्की होती है, टिक्की, टी फॉर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस होते हैं यहाँ पे. तो अगर हम देखें तो अकाउंट ओपन, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, अगर यहाँ अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड तो क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. इफ इट वुड हैव बीन ओपन ऑन क्रेडिट साइड तो इट वुड हैव बीन क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड. ओपनिंग बैलेंसेस, डेबिट अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, उस पर डिपेंड करता है कहाँ ओपन होगा, कहाँ क्लोज होगा. और यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर में ट्रांजैक्शन अलग अलग हो सकती है ना. तो कोई भी बर्गर को अगर कंप्लीट करना है तो इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. यानी कोई भी अकाउंट को कंप्लीट करना है तो इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ड्यूरिंग द ईयर. इससे ज्यादा कोई बैलेंसेस होते हैं क्या अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ड्यूरिंग द ईयर, इसके ज्यादा कोई और बैलेंसेस निकलेंगे क्या?
जैसे अगर हम इक्विपमेंट अकाउंट पे कंसंट्रेट करें, ध्यान देना, इक्विपमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। मैं जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इक्विपमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, इक्विपमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी, खरीदा हमने कितना है, खरीदा कितना है, 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, उसमें खरीद कितने का लिया, 80,000। 2,80,000 के टोटल एसेट हो गया, 2,80,000 का इक्विपमेंट हो गया, 2,80,000 का इक्विपमेंट हो गया, 15,000 से डिप्रिशिएट भी कर दिया, तो 2,80,000 का एसेट है, 2,80,000 का एसेट है, 15,000 से डिप्रिशिएट कर दिया, तो अब वो एसेट की वैल्यू 2,65,000 हो गई, वो एसेट की वैल्यू 2,65,000 हो गई, बोलो हाँ या ना। क्या वो एसेट की वैल्यू 2,65,000 हो गई, बोलो यस और नो। 2,80,000 का एसेट है, 15,000 से डिप्रिशिएट कर लिया, तो वो एसेट की वैल्यू 2,65,000 हो गई। बट क्या बुक्स में वो 2,65,000 पे दिख रहा है कि 2,30,000 पे दिख रहा है? बुक में वो एसेट 2,65,000 पे दिख रहा है या 2,30,000 पे दिख रहा है, जवाब दो। बुक्स में वो एसेट 2,65,000 पे दिख रहा है या 2,30,000 पे दिख रहा है? डोंट यू थिंक दैट एसेट इन द बुक्स इज बीन शोन एट 2,30,000? इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ क्या, आपको नहीं लगता साल भर में ऐसी कोई हरकत हुई है, साल भर में ऐसी कोई हरकत हुई है जिससे वो 35,000 से उस एसेट की वैल्यू कम हुई है? साल भर में ऐसी कोई हरकत हुई है ना जिसकी वजह से वो एसेट की वैल्यू 35,000 से कम हुई है? वो एसेट 35,000 से क्रेडिट हुआ है, यस और नो? क्या वो एसेट 35,000 से क्या मैं अगर इस एसेट को 35,000 से क्रेडिट कर दूंगा तो आपको नहीं लगता वो 2,30,000 पे आ जाएगा? ये जो बैलेंसिंग फिगर है 35,000, बैलेंसिंग फिगर जो 35,000 है, साल भर में वो एसेट 35,000 से कम हुआ है। और क्या लगता है इक्विपमेंट साल भर में कौन सी एक्टिविटी के रहते कम हुआ होगा? इक्विपमेंट का बैलेंस साल भर में कौन सी एक्टिविटी के रहते कम हुआ होगा? क्या हुआ होगा साल में ऐसा जिससे इक्विपमेंट का बैलेंस कम हो गया होगा? क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा जिससे इक्विपमेंट का बैलेंस 35,000 से कम हो गया होगा? सिंपल लॉजिक लगाओ, या तो वो डिप्रिशिएट हो सकता है, कम हुआ है, हाँ, या तो वो डिप्रिशिएट हो सकता है या तो वो सेल हुआ होगा ना। अब आप बोलोगे डिप्रिसिएशन, तो आपको नहीं लगता डिप्रिसिएशन का इफेक्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं? डिप्रिसिएशन 15,000 का ऑलरेडी जा चुका है साल भर में। देखो, डिप्रिसिएशन की वजह से कम हो सकता है, अग्री, आप लोगों ने सही बोला कि सर एसेट डिप्रिशिएट हुआ होगा, बट डिप्रिसिएशन का इफेक्ट जा चुका है ना। मतलब डिप्रिसिएशन का इफेक्ट गया है तो जो बचा हुआ बैलेंस है वो किस वजह से कम हुआ होगा? अगर डिप्रिसिएशन का इफेक्ट जा चुका है तो जो बैलेंस बचा हुआ है 35,000 से अगर कम हुआ है तो किस वजह से कम हुआ होगा? जवाब दो। नहीं लगता क्या कि वो जो 50,000 से बैलेंस कम हुआ है, जो 50,000, जो 35,000 का बैलेंस कम हुआ है, दैट वुड हैव बीन बिकॉज ऑफ, that would have been because of sale of asset, that would have been because of sale of asset, बोलो हाँ या ना? that would have been because of sale of asset, बोलो yes or no? हमने वो एसेट बेच दिया होगा, हमने वो एसेट बेच दिया होगा, ये समझा के क्या बोला मैंने, ये समझा के क्या बोला मैंने, बोलो हाँ या ना? आपको नहीं लगता हमने वो एसेट बेच दिया होगा? हमने वो एसेट बेच दिया होगा, 35,000 में बेच दिया, 35,000 का एसेट बेच दिया, बट जो 35,000 का एसेट बेचा है उसको बेचते वक्त यहाँ हिंट भी दी है, बेचते वक्त 5,000 का लॉस हुआ, तो 35,000 का एसेट बेचा है 5,000 लॉस में, 35,000 का एसेट बेचा है 5,000 लॉस में, क्वेश्चन में दिया ना इट वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 5,000, तो 35,000 का एसेट अगर मैंने 5,000 लॉस में बेचा है तो मेरे को पैसा कितना मिला होगा? 35,000 का एसेट अगर मैंने 5,000 लॉस में बेचा है तो मेरे को पैसा कितना मिला होगा? जवाब दो। 35,000 का एसेट अगर हमने 5,000 लॉस में बेचा है तो हमको पैसा कितना मिला होगा? जवाब दो। 35,000 का एसेट अगर 5,000 लॉस में बेचा है तो हमको कैश कितना रिसीव हुआ होगा? डोंट यू थिंक कैश जो हमको रिसीव हुआ होगा वो 30,000 है? टोटल एसेट 35 का बिका है, टोटल एसेट 35 का बिका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देख लो अकाउंट तो वही बोल रहा है, अकाउंट को बैलेंस करो, बैलेंस होना चाहिए ना, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो बैलेंस होना चाहिए, 35,000 का बैलेंसिंग फिगर आया मतलब वो बिका है, 35,000 का एसेट 5,000 के लॉस में बिका है मतलब वो एसेट में हमको कैश रिसीव है 30,000। अब मैं सिंपल समराइज कर रहा हूँ, 35,000 का एसेट अगर मैं 5,000 लॉस में बेचूँ तो एंट्री क्या होंगी? 35,000 का एसेट अगर मैं 30,000 में बेचूँ तो एंट्री क्या होंगी? हेल्प मी विद दैट, एंट्री बोलो क्या होंगी? एंट्री बोलो क्या होंगी? 35,000 का एसेट अगर हम 30,000 में बेचे तो एंट्री क्या रहेंगी? डोंट यू थिंक एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 30,000, कैश अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट 35,000, हाँ या ना?
कैश अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विपमेंट 35,000, यस और नो, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग? हो गया ना, एसेट 35,000 से क्रेडिट हो गया, 5,000 का लॉस भी हो गया और 30,000 का कैश भी आ गया। सही है ये? बहुत अच्छे सुचित, सही है ये, हाँ या ना? ये एंट्री पोस्ट कर दो, ये एंट्री पोस्ट कर दो, ये एंट्री हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्ट कर दो, ये एंट्री हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्ट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा इफेक्ट बोलो? कैश अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा इफेक्ट बोलो? कैश अकाउंट बनाया या नहीं बनाया? कैश अकाउंट डेबिट कहाँ जाएगा इफेक्ट बोलो? कैश अकाउंट बनाया या नहीं बनाया? बोलो, जवाब दो, क्या कैश अकाउंट बनाया या नहीं बनाया? बनाया ना। कैश अकाउंट डेबिट, आपको नहीं लगता कैश अकाउंट डेबिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेबिट हो जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डेबिट ऐड सेल ऑफ इक्विपमेंट कितने से? 35,000। सेल ऑफ इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा? 30,000, सॉरी 35 नहीं, कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 30,000। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस जाना चाहिए नॉमिनल, नॉमिनल यानी P&L में जाना चाहिए, बट क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया क्या? बट क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया क्या? जवाब दो, क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया? नहीं। बट दैट लॉस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट लॉस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको नहीं लगता नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को यहाँ इज्जत है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी एडेड यानी डेबिटेड, दिस इज ऑल्सो डेबिटेड। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट डेबिट हो गया है। कहाँ डेबिट हुआ? मैंने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट में, यस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेबिट हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेबिट किया है, डेबिट, डेबिट यानी ऐड, 5,000 का लॉस डेबिट हो गया। एसेट अकाउंट क्रेडिट है, 35,000 से एसेट क्रेडिट है, और एसेट अकाउंट इक्विपमेंट नाम का अकाउंट हमने बनाया, देखो 35,000 से क्रेडिट किया है। आप चाहो तो 35,000 का ब्रेकअप लिख सकते हो कि भाई 5,000 का लॉस है और 30,000 का बैलेंस जो है, 5,000 का लॉस है और 30,000 का जो बैलेंस है ना, 30,000 का बैलेंस जो है वो कहाँ गया है? 30,000 का जो बैलेंस है वो कहाँ गया है? जवाब दो, 30,000 का बैलेंस कहाँ गया है? कम ऑन, हरी अप फास्ट। 30,000 का बैलेंस कहाँ गया है? कैश में गया है। 30,000 का बैलेंस कहाँ गया है? कैश में गया है। समझा क्या बेटा? रटना नहीं, रटना नहीं, लॉजिक, एंट्री बोलो, एंट्री बोलोगे ना जवाब मिलेगा, एंट्री बोलोगे ना जवाब मिलेगा। आप रटोगे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया तो वहाँ ऐड कर दे, वहाँ लेस कर, नहीं। लॉजिक है, क्यों एसेट का वैल्यू कम हुआ? क्योंकि बिक गया, बिका है तो पैसा आया है, पैसा आया है, इनफ्लो है, कैश अकाउंट में डेबिट होगा, डेबिट मतलब प्लस, एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट से सॉल्व करो, प्लस माइनस से नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, हमने इवन एनपीओ का क्वेश्चन भी डेबिट क्रेडिट से सॉल्व किया था, प्लस माइनस से नहीं। इजी जाता है, लॉजिक मिलता है उसमें, नहीं तो रटते, नहीं तो रटते, ऐसा हुआ तो वैसा कर ले, वैसा हुआ तो ऐसा, काहे रटना है? लॉजिक याद रहा तो नया एडजस्टमेंट भी आया तो मैनेज कर पाते। आई होप समझ में आया यहाँ तक, आई होप समझ में आया। हमने सारे एडजस्टमेंट पोस्ट कर दिए, सेल ऑफ एसेट भी पोस्ट कर दिया, डिप्रिसिएशन भी पोस्ट कर दिया, और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट भी कर दिया, परचेज ऑफ एसेट भी कर दिया, डिप्रिसिएशन भी कर दिया, और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट भी कर दिया। सब चीज खत्म। पहले बैलेंस शीट पोस्ट की, फिर एडजस्टमेंट पोस्ट किया, पहले बैलेंस शीट पोस्ट की, फिर एडजस्टमेंट पोस्ट किया। नाउ द लास्ट थिंग इज क्लोजिंग द एंट्रीज। नाउ द लास्ट थिंग इज क्लोजिंग द एंट्री, लास्ट थिंग इज नथिंग बट क्लोजिंग द एंट्री। सारे अकाउंट क्लोज करते चलो, सारे अकाउंट एक एक करके क्लोज करते हुए चलो, एक एक करके क्लोज करते हुए चलो। मतलब पहले इक्विपमेंट अकाउंट को बैलेंस करो। अगेन बर्गर याद रखना, बर्गर, बर्गर याद रखना। इक्विपमेंट तो क्लोज हो चुका है कायदे से, बर्गर याद करना, लाइन से शुरू करो। मेरे को बताओ, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख है, तो साल भर में ऐसा क्या हुआ होगा कि कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया होगा? क्या लगता है आपको? साल भर में ऐसा क्या हुआ होगा कि कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया होगा? जवाब दो, क्या लगता है साल भर में ऐसा क्या हुआ होगा कि कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया होगा? जवाब दो। डोंट यू थिंक साल भर में हमने शेयर्स इशू कर दिए होंगे? बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है ना, 2 लाख का बैलेंसिंग फिगर यहां आ रहा है, बोलो हाँ या ना? 2 लाख से कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा? 2 लाख से इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों होगा? हमने नए शेयर्स इशू कर दिए होंगे। नए शेयर्स अगर हम इशू करते हैं, एंट्री पढ़ चुके हैं, नए शेयर्स अगर हम इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है? नए शेयर्स अगर हम इशू करते हैं तो एंट्री क्या होती है? जवाब दो, फटाफट जवाब दो। इफ यू इशू न्यू शेयर्स, एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्रीज आर सिंपल ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, अधिक जानकारी के लिए कैश, यहां क्रेडिट, कैश अकाउंट में डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, कौन सी एक्टिविटी है?
इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या है बोलो, जवाब दो। डोंट यू थिंक इशू ऑफ शेयर्स इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी? इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग। ऐड यहाँ डेबिट हो जाएगा, ये यहाँ डेबिट हो जाएगा, बोलो यस और नो। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। सेम एक और देखते हैं ना, बैंक लोन। मतलब बैंक लोन को बैलेंस करो, बैंक लोन को बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, हाँ डेबिट में आएगा। क्या लगता है, ओपनिंग 1 लाख था, क्लोजिंग 50,000 है, तो साल भर में 50,000 का बैंक लोन कम क्यों होगा? साल भर में 50,000 का बैंक लोन कम क्यों होगा? ऐसा क्या हुआ है साल भर में कि 50,000 से बैलेंस कम हो गया? बोलो तो क्या लगता है क्या हुआ है साल भर में? डोंट यू थिंक हमने 50,000 रीपे कर दिए होंगे? हमने 50,000 रुपए का बैलेंस रीपे कर दिया होगा, बोलो यस और नो। क्या हमने 50,000 का बैलेंस रीपे कर दिया होगा, हाँ या ना? यस ऑफ कोर्स 50,000 हमने रीपे कर दिया, 50,000 रुपीज हमने क्या कर दिया, रीपे। कैश अच्छा बैंक अकाउंट रीपे हुआ है, बैंक लोन रीपे हुआ है, बैंक लोन में डेबिट है तो कैश में क्या हुआ होगा? बैंक लोन में डेबिट हुआ है, बैंक लोन में डेबिट हुआ है तो कैश में। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। वहां डेबिट इफेक्ट गया है तो क्रेडिट इफेक्ट कहां गया होगा, जवाब दो। वहां डेबिट इफेक्ट गया है तो क्रेडिट इफेक्ट कहां गया होगा, जवाब दो ना। कैश में, कैश में कौन सा इनफ्लो है, जो भी इनफ्लो आउटफ्लो क्रेडिट इफेक्ट देना है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, जवाब दो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बैंक लोन, डोंट यू थिंक दैट्स लाइबिलिटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 50,000, लेस क्रेडिट किया। आई एम नॉट डेबिटेड दिस अकाउंट, आई हैव क्रेडिटेड दिस अकाउंट। डेबिट में क्रेडिट लेस हुआ है, डेबिट में क्रेडिट लेस हुआ है, ये समझा है क्या? डेबिट में क्रेडिट लेस हुआ है, बोलो हाँ या ना। यस और नो? डाइजेस्ट कर पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? मैं वापस पूछूंगा, अब तक जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके पहले तो सबके स्कूल कॉलेज में हो चुका हूँ। स्कूल कॉलेज में जो प्लस माइनस वाली मेथड पढ़ाई है और यहाँ में जो डेबिट क्रेडिट पढ़ा रहा हूँ, क्या आसान है? प्लस माइनस और डेबिट क्रेडिट, ये सब आपने किया है वहाँ पे, सब किया है, समझा ही नहीं, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या आसान है, प्लस माइनस और डेबिट क्रेडिट, हमने ध्यान नहीं दिया मत बोलना, ठीक है? क्या आसान है, डेबिट क्रेडिट ना। और जानबूझ के चैप्टर में एनपीओ के बाद पढ़ाता हूँ क्योंकि इजी जाता है, एनपीओ में हम कर चुके होते हैं डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। एक और देखते हैं, अभी के लिए प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स छोड़ दो, इसमें कुछ चीजें अलग है। वैसे भी करंट लाइबिलिटीज के अकाउंट ओपन किए थे, टेक्निकली होने नहीं चाहिए थे, फिर भी ओपन किए थे। इसके क्या रूल है, क्या लॉजिक है, मैं अलग बताऊंगा। पहले इक्विपमेंट पे आ जाओ। इक्विपमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इक्विपमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फर्नीचर अकाउंट को बैलेंस कर लो। ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, डिप्रिसिएशन लग गया 3,000 का, तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 2,97,000। बैलेंस आ रहा है 2,70,000 का। आपको नहीं लगता देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर हो, ये 27,000 का बैलेंसिंग फिगर है? क्या लगता है ऐसा साल भर में क्या हुआ होगा कि फर्नीचर का बैलेंस कम हुआ होगा? क्या लगता है आपको ऐसा साल भर में क्या हुआ होगा कि फर्नीचर का बैलेंस 27,000 से कम हुआ होगा? बोलो, साल भर में ऐसा क्या हुआ होगा कि फर्नीचर का बैलेंस 27,000 से कम हुआ होगा? जवाब दो। अ सिंपल लॉजिक, टिक्की याद रखना, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर मिसिंग है, टिक्की मिसिंग है यहाँ पे। डोंट यू थिंक फर्नीचर सेल हुआ होगा? डिप्रिसिएशन बोलोगे तो वो तो ऑलरेडी चार्ज है, वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज है। आपको नहीं लगता 27,000 से वो एसेट बिका होगा? बिक गया, सेल, यहाँ क्रेडिट कैश के नाम से, यहाँ क्रेडिट तो कैश में डेबिट। डोंट यू थिंक कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हेल्प मी विद दैट। सेल ऑफ वहाँ डेबिट होना है, यहाँ क्रेडिट है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट हो, कैश अकाउंट में डेबिट होगा, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश अकाउंट। अगर वहाँ डेबिट करना है तो क्या करूँ, वहाँ डेबिट करना है तो क्या करूँ, जवाब दो। वहाँ डेबिट करना है तो क्या करूँ? डेबिट यानी ऐड होगा, कौन सी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, डेबिट 27,000 ऐड हो जाएगा। समझा क्या, समझा क्या, बोलो हाँ या ना। पेटेंट को जरा बैलेंस करो। आपको नहीं लगता पेटेंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ 5,000? क्या लगता है, पेटेंट ओपनिंग था 1 लाख, क्लोजिंग है 95,000, 5,000 से पेटेंट का वैल्यू ऐसे खड़े खड़े कम हुआ होगा कि कुछ एक्टिविटी हुई होंगी? ऐसे खड़े खड़े कम हुआ होगा कि 5,000 कोई ना कोई रीजन की वजह से कम हुआ होगा? क्या लगता है, पेटेंट क्यों कम हुआ होगा? पेटेंट क्यों कम हुआ होगा? पेटेंट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। पेटेंट ऐसा किश्तों में नहीं बिकता, पेटेंट ऐसा किश्तों में नहीं बिकता, याद रखना। पेटेंट पे हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, ये डिप्रिसिएशन है। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, पी एंड एल या डिप्रिसिएशन, जो लिखना है लिख दो। आप चाहो तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी।
अब यहाँ क्रेडिट है, इसका डेबिट इफेक्ट तो जाना है, अदरवाइज वो टैली नहीं होगा। यहाँ क्रेडिट है, इसका डेबिट इफेक्ट तो जाएगा। P&L का डेबिट इफेक्ट हम हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ देते हैं? वो नॉन कैश है ना। क्या लगता है वो नॉन कैश एक्टिविटी का डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्या लगता है वो नॉन कैश एक्टिविटी का डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू। मैं इसकी शुरुआत में आपको हेल्प हिंट दे चुका हूँ। जो P&L के डेबिट इफेक्ट रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड होते हैं ना, एक्सपेंसेस ऐड होते हैं मतलब इट इज नथिंग बट डेबिट। आपको नहीं लगता एक एंट्री पास हुई, बकायदा एक एंट्री पास हुई है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही डेबिट किया है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट है, उल्टा है, वहां डेबिट है, डेबिट में डेबिट ऐड हुआ है और यहाँ क्रेडिट हुआ है। हाँ या ना? यू शुड रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट डबल इफेक्ट देना है, डबल इफेक्ट देना है, नहीं तो गड़बड़ है। अगर एडजस्टमेंट है या कोई भी बैलेंसिंग फिगर है उसके डबल इफेक्ट देना है, नहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ये समझा क्या? पेटेंट समझा क्या? पेटेंट का बैलेंसिंग फिगर समझा है क्या? यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। पेटेंट का बैलेंसिंग फिगर, आर वी गाइस क्लियर विद दैट? पेटेंट के बैलेंसिंग फिगर से सभी क्लियर है? बढ़ू आगे। पेटेंट के बाद में लास्ट अकाउंट है इन्वेस्टमेंट, इसको बैलेंस करो। ओपनिंग बैलेंस है 0, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 0, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ऐसे खड़े खड़े बढ़ गया होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी होंगी। क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट का जो 1 लाख का बैलेंस है हमने खरीदी होंगी ना, पैसा गया होगा, खरीदी है तो पैसा गया, यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा परचेज ऑफ इक्विपमेंट। क्लियर है क्या? हाँ या ना? फॉर द टाइम बिंग इसको भी बैलेंस के दिमाग में मत जाओ, टोटल वोटल के चक्कर में भी मत पड़ो। यहाँ तक जमेगा क्या? क्रेडिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब माइनस। क्लियर है? इजी, बहुत इजी। सिर्फ एंट्रीज पे ध्यान दो और चलते रहो। डेबिट क्रेडिट इफेक्ट ध्यान देना, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट देते चलो, इफेक्ट देते चलो। और अगर आपको याद होगा तो सेम लॉजिक जब हम कैश रिसिप्ट बुक से लेजर बनाते थे तब था। मैंने डे 1 पे बताया था, जब रिसिप्ट बुक से लेजर बनाते थे वही लॉजिक है। जब आप रिसिप्ट बुक से लेजर बनाते थे तो क्या रूल लगाते थे? वहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट। अब मैं उल्टा रूल लगा रहा हूँ, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट। याद आया? डे 1 पे ये चीज़ समझाया था मैंने आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट के डे 1 पे ये चीज़ समझाया था। वही कर रहे हैं ना आप? बैलेंस करते वक्त क्या बोल रहे हैं? यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट, सिंपल। बैलेंस करते वक्त वही कर रहे हैं, यस और नो? जो एनपीओ में भर भर के किया हमने, जो एनपीओ में ऐसा भर भर के किया। हाँ, बस फर्क इतना था, एनपीओ में हम सीधा जा रहे थे, उल्टे जा रहे, हम कैश बुक से लेजर बना रहे थे, हम यहाँ लेजर से कैश बुक बना रहे, हम लेजर से कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। यहां तक अगर हो गया, यहां तक अगर हो गया तो जरा प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स पे आ जाओ। यहां तक अगर कर दिया तो प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स पे आ जाओ। बेटा प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स में ना एक अजम्पशन चलता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अजम्पशन चलेगा। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी रही तो क्या हो मैं बताऊंगा, आगे आ जाएंगी वैसी इन्फॉर्मेशन। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये क्वेश्चन साइलेंट है सर, साइलेंट मतलब क्या? आगे जब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगी तो समझ जाएगा साइलेंट का मतलब क्या। ये क्वेश्चन साइलेंट है। If the question is silent for those account, these account, proposed dividend and provision for tax, तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड में एक अजम्पशन चलेगा। क्या अजम्पशन है? अजम्पशन सुन लो पहले। अजम्पशन क्या चलेगा? अजम्पशन इज कि ओपनिंग बैलेंस विल बी पेड एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी क्रिएटेड। बेटा अजम्पशन तब लगाएंगे जब क्वेश्चन साइलेंट है। ये क्वेश्चन साइलेंट है, क्यों साइलेंट है मैं बोल रहा हूँ, समझेगा जब हमारे क्वेश्चन में आगे कभी इन्फॉर्मेशन दी रही। तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये मैं बता रहा हूँ सर क्या इन्फॉर्मेशन, आगे दिखा दूंगा, आगे समझा दूंगा। अभी के लिए अजम्पशन दिमाग में बिठाओ। अजम्पशन क्या है? ओपनिंग बैलेंस को हम पेड मानेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को हम क्रिएटेड मानेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस आर पेड मानेंगे और क्लोजिंग बैलेंसेस आर क्रिएटेड मानेंगे। मतलब ये जो प्रपोज डिविडेंड में 50,000 रुपए है, हम मान लेंगे कि हमने 50,000 रुपए पे कर दिया, क्योंकि ओपन किया है, पिछले साल ओपन किया आपने, तो इस साल 50,000 रुपए पे करोगे ना। अरे ये पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे होता है, 50,000 रुपए का डिविडेंड पे करोगे, तो मेरे को आप 50,000 का डिविडेंड पे करोगे
डिविडेंड पे करोगे तो एंट्री क्या होंगी, जस्ट इतना बता दो मेरे को। डिविडेंड पे करोगे, ओपनिंग बैलेंस पेड बोल रहा हूँ ना मैं, ओपनिंग बैलेंस पेड, डिविडेंड पेड है 50,000, एंट्री क्या होंगी? डिविडेंड पेड है 50,000, एंट्री क्या रहेंगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, डिविडेंड का अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, डिविडेंड का अकाउंट बनाया हुआ है, तो डिविडेंड अकाउंट में डेबिट हो गया, दैट इज प्रपोज डिविडेंड, कैश अकाउंट में क्रेडिट। डोंट यू थिंक कैश इज एन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा डिविडेंड पेड। ओपनिंग पेड, हमने क्या बोला, ओपनिंग बैलेंस पेड, 50,000 का बैलेंस पे कर दिया, 70,000 क्लोजिंग बैलेंस इज क्रिएटेड। मेरे को आता प्रोविजन बनानी है, डिविडेंड की प्रोविजन बनानी है, प्रोविजन प्रोविजन बनानी, खर्चा बुक करना है, डिविडेंड नाम का खर्चा बुक करना है। खर्चा बुक करने के लिए एंट्री क्या होंगी, खर्चा बुक करने के लिए एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। पे करते वक्त आपने एंट्री क्या पास की, जो भी है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। खर्चा बनाते वक्त एंट्री क्या रहेंगी, डोंट यू थिंक खर्चा बनाते वक्त एंट्री रहेंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट या प्रोविजन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, बोलो हाँ या ना। खर्चा बुक हो गया, एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, प्रोविजन क्रिएट हो गई, खर्चा अभी पे नहीं कर रहे, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट का नाम यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन है ना, देख लो लॉजिकल है। बैलेंसिंग फिगर 70,000 का बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा ना। अब अगर इसको बैलेंस करोगे, ओपनिंग वाला पेड अजम्पशन के साथ चल रहे हो, तो 70,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है, ऐसा क्या हुआ प्रपोज डिविडेंड में कि ओपनिंग बैलेंस 50 था, पे करने के बाद भी 70,000 का बैलेंस बच गया। ओपनिंग बैलेंस 50 था, पे करने के बाद भी 70,000 का बैलेंस बच गया, तो लॉजिकल है क्रिएट ही हुआ होगा। और क्रिएट कहाँ से हुआ होगा वो खर्चा, इतना खर्चा क्रिएट कहाँ से हुआ होगा, पी एंड एल से, प्रॉफिट एंड लॉस से, हाँ या ना। कहां से क्रिएट हुआ होगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस से। और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कहां एडजस्ट करूंगा, डिविडेंड में एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट करूंगा कि टैक्स के पहले एडजस्ट करूंगा? डिविडेंड एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट नहीं होगा। आपको नहीं लगता अगर मेरे को बिफोर टैक्स पे आना है तो मेरे को डिविडेंड भी एडजस्ट करना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स में डिविडेंड एडजस्ट करके हम बिफोर टैक्स पे आ सकते हैं। इट विल बी एडेड, यहाँ क्रेडिट है ना, यहाँ क्रेडिट है ना, तो वहां डेबिट होगा, इट विल बी एडेड, बट इट विल बी एडेड ऑन द अपर साइड, प्रपोज डिविडेंड उसके पहले, बिफोर टैक्स के पहले, क्योंकि फाइनल अकाउंट में टैक्स के बाद एडजस्ट होता है, टैक्स के बाद डिविडेंड एडजस्ट होता है, लास्ट में एडजस्ट होता है। तो आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स के बाद में डिविडेंड बढ़ता है, तो हम बिफोर टैक्स एडजस्ट करेंगे। उल्टा है ना ये, बिफोर टैक्स एडजस्ट करेंगे। समझा क्या बेटा, ये क्या बोला? ओपनिंग वाला पेड, अजम्पशन क्या है ये समझा क्या? ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, ये समझा क्या? ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, ये समझा क्या? बोलो हाँ या ना। ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, ये समझा ना। सेम सेम रूल विल अप्लाई विथ टैक्स। ओपनिंग वाला पेड, आपको नहीं लगता 30,000 रुपए जो ओपनिंग वाला है, 30,000 रुपए पेड मतलब क्या होगा, कैश पे कर दिया। 30,000 रुपए पेड मतलब कैश पे कर दिया, वहां डेबिट, वहां डेबिट, कैश में क्रेडिट। बचपन याद करो, एज पर AS3 इनकम टैक्स पेड हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, इनकम टैक्स पेड हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, वहां डेबिट और इनकम टैक्स क्रेडिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे आखिरी लाइन के पहले इनकम टैक्स पेड एडजस्ट होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आखिरी लाइन के पहले इनकम टैक्स पेड एडजस्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना इनकम टैक्स पेड। क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, अच्छा क्लोजिंग वाला यानी जो 50,000 है ये क्रिएट हुआ है, P&L में डेबिट करना, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, P&L में डेबिट होगा। कहाँ डेबिट करूँ, एक्सपेंसेस में डेबिट करूँ कि बिफोर टैक्स के पहले डेबिट करूँ? एक्सपेंसेस में डेबिट करूँ कि बिफोर टैक्स के पहले डेबिट करूँ, जवाब दो। एक्सपेंसेस और बिफोर टैक्स? नहीं, बिफोर टैक्स के पहले डेबिट होगा 50,000, बिफोर टैक्स के पहले डेबिट होगा ना 50,000, बोलो हाँ या ना। डेबिट ही होगा, एक्सपेंस नहीं है, इट इज बिफोर टैक्स। एक्सपेंस ही है बट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमको स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। बिफोर टैक्स के पहले के जो आइटम्स जो टैक्स के बाद एडजस्ट होते हैं उसको हटाने के लिए पहले ही एडजस्ट कर लो। बिफोर टैक्स की फिगर पे आना है, हटाना है, उसको पहले ही हटा लो, पहले ऊपर। ये मेरे को बताओ, ये जो आप डेबिट कर रहे हो यहाँ पे, इसके इफेक्ट देने के लिए डेबिट करते हैं कि हटाने के लिए डेबिट करते हैं? इसके इफेक्ट्स बुक्स में लाने के लिए आप डेबिट कर रहे हो कि हटाने के लिए डेबिट कर रहे हो, जवाब दो। यहाँ जो आप ऐड कर रहे हो इसके इफेक्ट लाने के लिए ऐड कर रहे हो कि हटाने के लिए ऐड कर रहे हो, जवाब दो। ये लॉजिक कोई भूल तो नहीं गए? इसके इफेक्ट लाने के लिए ऐड होता है कि हटाने के लिए ऐड होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के इफेक्ट ला रहे हैं कि हटा रहे हैं हम? अरे कुछ तो बोलो, हटा रहे हैं ना हम। मुझे याद आया क्या, ला नहीं रहे, इफेक्ट लाना नहीं है, इफेक्ट लाना नहीं हटाना है।
हटाने के लिए ऐड करते हैं हम, लाने के लिए नहीं, काय के लिए ऐड कर रहे हैं? सर इसमें बोल सकते हैं ना कि प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड होगा। हाँ, आप ये बोल रहे हो कि सर ये सब मत करो, ये जो 20,000 का बैलेंस है ये निकालो, ये बोल रहे हो क्या सुचित? आप सर ये मत करो, सर ये मत करो, सर ये 30,000 और ये 50,000 मत करो, 20,000 जो है इसको ये निकाल लो, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? बेटा ये टैक्स पेड कैसे होगा? यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्रेडिट है, तो डेबिट होगा कैश फ्लो में, और कैश फ्लो में डेबिट तब होता है ना जब इनफ्लो है। तो ये पेड है कि उल्टा रिसीव्ड है? ये पेड हो जाएगा कि रिसीव्ड हो जाएगा? रिसीव्ड हो जाएगा, दैट्स नॉट रिसीव्ड, राइट, दैट्स नॉट रिसीव्ड। आई होप समझ में आया आप लोगों को, आई होप समझ में आया आप लोगों को, यस और नो? एक अजम्पशन है, एक छोटा सा अजम्पशन है प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। क्या अजम्पशन है? ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, दैट्स इट। सारे अकाउंट बैलेंस कर लिए, सारे अकाउंट के बाद अब क्या बचा हुआ है? ये बचा है, भूलना मत, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसके इफेक्ट लेने पड़ेंगे ना। ये तो याद है, ये तो याद है क्या? ये कैसा होगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल? डिफरेंस निकाल लो, 50,000 का 1,30,000 हो गया, 50,000 से 31 हो गया, बढ़ गया ना, 50,000 से 31 हो गया, देयर इज एन इंक्रीज बाय 80,000, 80 का 1,20 40,000 से इंक्रीज है, 5,000 से डिक्रीज है और 2,000 से इंक्रीज है। मैं कहता हूँ एसेट का वैल्यू बढ़ा है, फायदा या नुकसान? जवाब दो फटाफट। एसेट का वैल्यू बढ़ा है, इन्वेंट्रीज एंड एसेट, एसेट का वैल्यू बढ़ा है, फायदा है। उल्टा जा रहे हैं तो क्या करेंगे? लेस, ये भी लेस। लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हुआ है, लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हुआ है, जिम्मेदारी कम हुई है, फायदा। ऐड होना चाहिए, उल्टा जा रहे हैं तो लेस, ये ऐड, ये समझा ना? इस पर मैं अब समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। ये तीनों इफेक्ट्स ऊपर ले लेना। ये क्या हो जाएगा? लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 80,000, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 5,000 एंड ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ये ले लूँ क्या चारों इफेक्ट फटाफट ऊपर? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के वो जो 4 इफेक्ट नीचे बोले, वो 4 इफेक्ट मैंने यहाँ लिख दिए। ये समझा ना? थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिया और टाइम कम बचा इसलिए। वो 4 इफेक्ट क्या लाया ये समझा क्या? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के वो 4 इफेक्ट क्या ला लिया ये समझा ना? इस पर हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, पिछले 3-4 दिन से यही पढ़ रहे हैं हम, पिछले 3-4 दिन से तो यही पढ़ रहे थे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट लेके आना। हाँ या ना? बढ़ जाओ ना आगे। ये 4 इफेक्ट में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है? हमने क्या किया, सारे लेजर अकाउंट बैलेंस कर लिए, सारे इफेक्ट ले लिया। अब लास्ट में एक एक करके टोटल मारना चालू करो। क्या होगा? 1.5 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000, इसका बैलेंस कितना आएगा? 1.5 लाख प्लस 70,000 प्लस 50,000, 2,70,000। आपको नहीं लगता है 2,70,000 आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया? दिस 2,70,000 इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2,70,000 में ये 28,000 जोड़ लो, 28,000 जोड़ लोगे तो आपका मिल जाएगा नेट ऑपरेटिंग, ये तो है ही नहीं कुछ भी, ये हो जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,98,000। प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। 30,000 का टैक्स माइनस कर लोगे तो दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज 1,45,000 इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की टोटल ले लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की टोटल कितनी है? 1,23,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की टोटल ले लो 1 लाख। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की टोटल माइनस 1,43,000 है, इतना ध्यान रखना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की टोटल क्या है? माइनस 1,23,000। क्लियर है यहाँ तक? इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ और इसको मैं सी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ? ए प्लस बी प्लस सी कर दो ना सीधा सीधा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,45,000 का कैश जनरेट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,23,000 का कैश गया, दैट्स आउटफ्लो ना, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। आपको नहीं लगता ये आउटफ्लो है? ये नेगेटिव होने की वजह से ये आउटफ्लो है। 1 लाख पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमने कैश जनरेट किया। 1,45,000 का कैश हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया, 1 लाख का कैश हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जनरेट किया नेट, और 1,23,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर लिया। दैट माइट बी अ गुड रीजन। आपने अपना बेसिकली एसेट बढ़ाया है, फिक्स एसेट बढ़ाया है, दैट माइट बी गुड फॉर इन योर फ्यूचर ना, दैट माइट बी गुड फॉर यू इन फ्यूचर।
एसेट बना के रखे हो, शायद आप नई प्रोडक्शन या इस सब में जाना चाहते हो, और जानना भी चाहते हो तो ज़्यादा एसेट का रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट में है, यू हैव इन्वेस्टेड मनी, हो रहा है ना। रिपोर्ट्स को समझने में, डिसीजन लेने में आसानी जाएंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कहाँ से पैसा आया, देखो हमने शेयर कैपिटल से पैसा जनरेट किया है ज़्यादा, लोन रिपे कर दिया, अच्छी बात, लोन रिपे कर दिया है, शेयर और 2 लाख का डिविडेंड भी पे किया है हमने, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हमने अच्छा पैसा कमा रहे हैं हम। ऐसा कुछ भी डिसीजन हम यहाँ से ले सकते हैं इसके माध्यम से। 1,45,000 ऑपरेशन से कमाया हमने, कैश कमाया, प्रॉफिट तो निकलता है नेट प्रॉफिट P&L से, बट कैश हमने 1,45,000 का जनरेट किया। तो टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना जनरेट किया आपने, 1,22,000 का, 1,22,000 का, यहां तक समझा। टोटल ड्यूरिंग द ईयर कैश फ्लो कितना जनरेट किया हमने, 1,22,000 का, दैट्स ड्यूरिंग द ईयर, मैं यहां लिख रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर। बट मेरे को बताओ, कोई भी एक अकाउंट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कोई भी एक अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, आज ही बताया ना, बर्गर अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, आज ही बताया मैंने, बर्गर कितने, 3, ओपनिंग, क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर पता है हमको, आपको नहीं लगता कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी होने चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, क्या इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जवाब दो। इसके ओपनिंग बैलेंसेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, है भी इसके ओपनिंग बैलेंस। आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने कैश छोड़ दिया था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने नहीं लिया था, हैशटैग मार के छोड़ दिया था, इसका नोट है। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस को डेबिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी के लिए क्लोजिंग बाजू में रखो, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस है मतलब ऐड, डेबिट बैलेंस है मतलब ऐड, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस ऐड होते हैं, 2,05,000 के ओपनिंग बैलेंसेस ऐड कर दूंगे आप। मेरे को बताओ, अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर मैं कैश अकाउंट बनाऊँ, ये जो कैश अकाउंट है इसका मैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दूँ 2,05,000, ड्यूरिंग द ईयर 1,22,000 का कैश जनरेट किया है, तो कितना आएगा, 2,05,000 प्लस 1,22,000 जरा करो तो कितना आएगा, 2,05,000 प्लस 1,22,000 करो तो कितना आएगा, 2,05,000 प्लस 1,22,000 करो ना, कितना आएगा, मदद करूं मैं आपकी। 2,05,000 प्लस 1,22,000 कितना आएगा, ये 3,27,000। That's your closing balance. That's your closing balance of cash and cash equivalent. That's your closing balance of cash and cash equivalent. ओपनिंग में देख लो, टेक्निकली ओपनिंग में ड्यूरिंग द ईयर ऐड किया तो क्लोजिंग आएगा ना, ओपनिंग में ड्यूरिंग द ईयर ऐड किया तो क्लोजिंग आएगा कि नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस का ब्रेकअप भी है, हाँ ओपनिंग बैलेंस का ब्रेकअप है, ओपनिंग बैलेंस में 5,000 और 2,00,000 ब्रेकअप इनर कॉलम में लिख देना, 5,000 और 2,00,000। क्लोजिंग बैलेंस का भी ब्रेकअप है 27 और 3, इसको भी इनर कॉलम में लिख देना। बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे, ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग करें, ओपनिंग करेंगे तो क्या क्लोजिंग बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग, ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। ये आखिर में एडजस्ट करने के लिए, ये वाले बैलेंसेस आखिर में एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ छोड़ रखे थे। आपको याद है कि मैंने बोला था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अभी छोड़ दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट याद आया क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने बोला था अभी छोड़ दो, लास्ट में दिखेंगे क्या करना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज एडजस्टेड हियर इन लास्ट, एट लास्ट, टू गेट द प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश अकाउंट है डेबिट एंड क्रेडिट हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग भी आ गया, ड्यूरिंग द ईयर आ गया, पूरी इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है। वैसे हमको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, हमको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का ब्रेकअप चाहिए था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का ब्रेकअप चाहिए था। समझा क्या, समझा क्या बेटा, बोलो हाँ या ना। पहला क्वेश्चन है थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आई एग्री, आई एग्री। पहला क्वेश्चन है थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, रहना भी चाहिए। अगर सर थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर ये लग रहा है आपको तो यू आर इन द राइट पोजीशन, आप सही चल रहे हो, कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस कराऊंगा। बट आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक हमने क्या किया, कैसे बनता है ये समझ में आया, कैसे बनता है ये समझ में आया, बोलो यस और नो। छापो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट।
ले लिया है स्क्रीनशॉट? सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ले लो ना, एक मिनट, ये पेटेंट से ले लो, पेटेंट से। ले लिया है? लास्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? यस और नो? जमता है? कोई डाउट? होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को एक बार और ट्राई करके देखना। अभी क्या है, आपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया है, एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, आंसर आपके पास है, चेक कर लेना। इसलिए होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, कल हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे, डोंट वरी। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं, यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चले, बाय बाय, सी यू।